हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म को रिवाइज करेंगे। आइसोमेरिज्म में मैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों आइसोमेरिज्म को एक ही क्लास में रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, रिवीजन कब किया जाता है? जब आप उसे पहले इस चैप्टर को या उस टॉपिक को अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं और एक फाइनल टच उसे देने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उस केस में रिवीजन तभी बोला जाता है। अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा हुआ है पहले, तो ये रिवीजन इतना काम का नहीं होगा, आप लोगों को उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। यहाँ रिवीजन के समय तो हम लोग उन रूल्स को समझा नहीं रहे होंगे, उन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है वो बता रहे होंगे। जेईई मेन के व्यू से IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगा है अब, क्योंकि इससे क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं। बट इसके बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत रूल्स अपन को पता होने चाहिए, कुछ प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो आप लोगों को PDF फाइल के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, आप उससे भी रीड कर सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले किसी कंपाउंड का नेम हमें आना चाहिए। कंपाउंड की नेमिंग करते टाइम कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं जिसके बेसिस पर मेन चेन सिलेक्शन किया जाता है, जिसके बेसिस पर उस चेन की नंबरिंग की जाती है, जिसके बेसिस पर उस कंपाउंड का नेम लिखा जाता है। ऐसे ही अनशन कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम लेंगे। तो सबसे पहले उस कंपाउंड की मेन चेन सिलेक्शन के लिए क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है उसकी बात करते हैं। मेन चेन सिलेक्शन कैसे किया जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर स्टार्टिंग में जो 3 पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पर हम हर किसी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है, फंक्शनल ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए उस चेन में। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होने चाहिए, तो वो एल्केन के लिए होता है, और मैं यहाँ केवल एल्केन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एल्कीन भी पढ़ा रहा हूं, मैं फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से पढ़ा रहा हूं, तो मैं सब कंपाउंड्स के लिए एक साथ एक रूल बता रहा हूं। ठीक है, तो मेन चेन सिलेक्शन में फर्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप। उस चेन में फंक्शन ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अगर फंक्शन ग्रुप ज्यादा नहीं है, उसके बेसिस पर चेन सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, तो फिर आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अगर उसके बेसिस पर भी मेन चेन डिफाइन नहीं हो पा रही है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, फिर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। फिर उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मान लीजिए 2 ऐसी चेन्स है उस कंपाउंड में जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम इक्वल है या ऊपर वाली सारी कंडीशन इक्वल है, तो फिर उसके बाद में आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर भी बात ना बने, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले ये देखना है, उसके बाद ही ये देखना है, उसके बाद ही ये देखना है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर भी बात ना बने, मान लीजिए दोनों चेन्स में सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो, तो आप लोएस्ट पोजीशन देखोगे किसकी? अगर फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप की लोएस्ट पोजीशन देखोगे, उसे पहले प्रेफर करोगे। अगर वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखना कार्बन कार्बन, और वो भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट की लोएस्ट पोजीशन देखोगे। जिस चेन पर लोएस्ट पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, फिर उसे चेन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर वहां से भी बात ना बने तो उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता हो। जैसे किसी चेन में रेफरेंस चेन में क्लोरीन या ब्रोमो है तो ब्रोमो को प्रेफर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो मेन चेन सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। सेकंड है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नंबरिंग ऑफ मेन चेन। मेन चेन जब सेलेक्ट कर ही लिया तो उसकी नंबरिंग भी तो करनी होगी, तो किस कॉर्नर से नंबरिंग करें? तो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से नंबरिंग करो जहां लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप हो। जिस और से फंक्शन की पोजीशन का सेट लोएस्ट बनता हो, छोटे से छोटा बनता हो। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन का सेट देखोगे, अगर वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सेट देखोगे, और वो भी नहीं है तो उस और से नंबरिंग करोगे जिस तरफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले आता हो। जैसे यहां क्लोरीन भी है और यहां ब्रोमीन भी है, यहां से भी नंबरिंग करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4 पे आएगा, यहां से भी नंबरिंग करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4 पे आएगा। तो उनकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सेट सेम हो गया, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 पोजीशन पर ब्रोमो है, तो नंबरिंग यहां से हो जानी चाहिए, क्लोरो के रेस्पेक्ट में ब्रोमो पहले आता है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोरो यहां होता इस पोजीशन पर, अगर यहां ऐसा होता कि क्लोरो यहां है और ब्रोमो यहां है, फिर तो नंबरिंग यहीं से करनी होती, क्योंकि ऐसे कंडीशन में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पोजीशन 1 और 4 का सेट ज्यादा अच्छा बन रहा है, छोटा बन रहा है, लोवेस्ट सेट बन रहा है। अगर यहां से नंबरिंग करते तो 2 और 4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आता, तो 1 4 का सेट छोटा है 2 4 के रेस्पेक्ट में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोगों ने यहां कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उनकी पोजीशन पहले देखना है, उनकी लोएस्ट सेट जो पहले आ रहा है उसको प्रेफर करना है। ठीक है, जब मेन चेन की नंबरिंग हो जाएगी तो उसका नेम लिखने का भी एक रूल है, एक सीक्वेंस है। उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं वो तो उसको वर्ड रूट से इंडिकेट किया जाता है, 5 है कि 6 है, 6 है तो हेक्स लिखा जाएगा, 10 है तो डेक लिखा जाएगा, 9 है तो नोन लिखा जाएगा। वो तो उस चेन का वर्ड रूट हो गया, रूट वर्ड में लिख दिया जाता है, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, उससे बाद में सफिक्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह के 2 तरह के प्रीफिक्स होते हैं। ए मैंने लिखा है एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। यहां जो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उस कंपाउंड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नेम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन लिखा जाता है। अगर उस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट के बाद में यहां जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है ये साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए लिखा जाता है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यहां लगाएंगे, अगर नहीं है तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर आया वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन कितने हैं। फिर है प्राइमरी सफिक्स जो कि इंडिकेट करता है कि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखना होता है, वो इस पोजीशन पर लिखना होता है। फिर है उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, अगर उस कंपाउंड में है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एज ए सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं, ABCD के ऑर्डर में। सेकेंडरी प्रीफिक्स मैंने बता ही दिया, सब्स्टिट्यूएंट का नेम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद में जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज आता है, जैसे साइक्लो, 2 रिंग हो तो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, स्पायरो वगैरह इसके लिए लिखा जाता है, बट इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। साइक्लो तक के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। फिर वर्ड रूट है कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, वो उसके जस्ट बाद में लिखा जाता है, मतलब वर्ड रूट के प्लेस पर लिखा जाता है। जैसे ये आप लोगों को सबको पता है, 1 कार्बन के लिए मीथ लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन लिखते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 कार्बन तक सफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे आगे जेईई मेन में एडवांस में कभी पूछा नहीं गया, तो डेक तक की नेमिंग भी सफिशिएंट है। वैसे मैंने 20 तक के यहाँ पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्ड रूट के बाद मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स आता है जो कि इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, किस तरह की नेचर है उनके बीच में। अगर उसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के लिए। लेकिन अगर उसमें 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लिखा जाएगा, 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखा जाएगा, YNE। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 1 डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं तो 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन लिख देंगे, ठीक है। अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन लिख दिया जाएगा। अगर उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिख दिया जाएगा, इन और आइन, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है, एक मिनट, अगर ऐसी सिचुएशन है कि 2 डबल बॉन्ड है और 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन और 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्राई आइन लिख दिया जाएगा, सिंपल है। सेकेंडरी सफिक्स मैंने बता ही दिया, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए स्पेशल सफिक्स होते हैं, उसकी एक लिस्ट बना के दी हुई है मैंने आगे। जैसे OH के लिए ऑल लिखा जाता है, NH2 अमीन्स इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कि कंपाउंड की किस तरीके से उस कंपाउंड का जो नेमिंग है या उनका जो मेन चेन है वो किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। अब मैंने पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लूंगा, फिर एल्केन के 2-4 एग्जाम्पल, फिर एल्कीन एल्काइन के कुछ एग्जाम्पल, फिर फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से बढ़ेंगे फिर। तो पहले मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग किस तरीके से किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट, अब ये डेफिनेशन में नहीं पढ़ूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, फिर ना रिवीजन किस बात का कर रहे हैं आप लोग। सब्स्टिट्यूएंट, अगर एल्केन से एक H निकालने से कोई सब्स्टिट्यूएंट बना है तो उसका एन को रिप्लेस करके YL लगाया जाता है। एल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डेकाइल, पेंटाइल, इस तरह से।
अगर कोई एल्कीन से H निकालने के बाद में कोई सब्स्टिट्यूएंट बना है तो उसको एल्कीन तक तो लिखोगे और E को रिप्लेस करके YL लगा दोगे तो एल्कीनाइल हो जाएगा, एल्कीन YL, एल्कीनाइल। ऐसे ही एल्काइन से कोई एक H निकाल के सब्स्टिट्यूएंट बनाया गया है, जैसे इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एल्काइन से H निकलने से बना है, तो ये क्या हो गया, एल्काइन तो लिखी दो, आखिरी का E रिप्लेस करके YL लगा दो तो एल्काइनाइल, एल्काइनाइल बोला जाएगा इसे। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो H रिमूव किए गए हैं, एक H रिमूव किया गया है तो ये, हालांकि मैंने लिख दिया है, इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अगर एक ही पोजीशन से, सेम पोजीशन से दो H रिमूव किए गए हैं तो एंड में E, एल्केन के लिए एन को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे, वाइलिडीन, E को रिप्लेस करके एल्कीन के लिए E को रिप्लेस करके वाइलिडीन, और एल्काइन में भी आखिरी के E को रिप्लेस करके वाइलिडीन यूज कर लोगे। जैसे एल्कीन, ये क्या है, एल्काइल लिडीन, एल्कीनाइलिडीन, एल्काइनाइलिडीन। जैसे अगर यहां ये जैसे एल्कीन है, ये CH है, डबल बॉन्ड है, और यहां से दो H निकाल दिए गए, और H निकाल के कोई सब्स्टिट्यूएंट बना, तो ये क्या हो गया, दो कार्बन वाला है तो ईथ बोलते हैं, इथाइलिडीन। सॉरी ये इथीन, सॉरी इसमें एल्कीन में आना चाहिए, ये तो एल्कीन में आना चाहिए, एल्केन के लिए तो कुछ ऐसा होगा, एक मिनट, एल्केन के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे ये दो कार्बन का था और दो H निकाल दिए गए तो ये हो गया इथाइलिडीन, और ये दो कार्बन का है और यहां से दो H रिमूव कर दिए गए तो ये क्या हो गया, इथीन आइलिडीन, इथीन आइलिडीन। ठीक है। और कोई एल्काइन है, जैसे अब तुम बोलोगे कि सर यहां से 3H कैसे निकालोगे, तो मैं निकाल के बताता हूं, ये एक एल्काइन ग्रुप है, 2H यहां से निकाल के बता दिया मैंने, तो ये एक एल्काइन है, हालांकि प्रोपाइन बोला जाएगा उसे, तो प्रोपाइन नाइलिडीन, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। इनका यूज मैंने कहा कम आता है, ये बिल्कुल सिंपल वालों का यूज ही ज्यादा किया जाएगा, यही एग्जाम्पल आप लोगों को मिलने वाले हैं। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग करें तो इसी कॉर्नर से होगी क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और नेम पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखूंगा 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है। यहां ये वाली चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दो सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल भी और मिथाइल भी है, तो पहले इथाइल का नेम लिखो फिर मिथाइल का नेम लिखो। तो नेम क्या होना चाहिए इसका, इसका नेम होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 इथाइल, फर्स्ट कैपिटल नेम लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और एंड में हेप्टेन, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, दोनों तरफ से नंबरिंग करें, जैसे ये मैंने बता ही दिया था, तो लोवेस्ट सेट दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखते हुए इधर से नंबरिंग की। तो ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, जब नेम लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट का तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो ये हो गया 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो और हेक्सेन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। इसके लिए नंबरिंग यहां से करूंगा क्योंकि लोवेस्ट सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो नेम लिखना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेम होगा इसका 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, मैंने लिखा नहीं। यहां भी नंबरिंग इस तरफ से करूंगा क्योंकि लोवेस्ट सेट पर 1 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट बैठा है। ठीक है। तो क्या नेम होना चाहिए इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ब्रोमो ही लिखना पड़ेगा पहले, तो यहां क्या है 4 डाई ब्रोमो, 4,4 डाई ब्रोमो, और 1 पोजीशन पर है क्लोरो और पेंटेन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने ब्रोमो का B कंसीडर किया है, क्लोरो का C कंसीडर किया है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डाई को कंसीडर क्यों नहीं किया, सब्स्टिट्यूएंट के नेम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, यहां डाई अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूएंट का नेम नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रोमो था, क्लोरो था। ठीक है। डाई तो इसलिए बताया कि 2 ब्रोमो है, एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहचानो कि क्या है सब्स्टिट्यूएंट का नेम। अगर सब्स्टिट्यूएंट के नेम में ही डाई ट्राई आता है कभी मान लीजिए, तब तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करोगे उसे, वरना नहीं करोगे। तो यहां ब्रोमो के नेम में डाई नहीं है। यहां तो नंबरिंग इस साइड से होगी क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां 2 पोजीशन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है।
तो नेम क्या होगा, 4 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो और पेंटेन। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी कंसिडर किया गया है। ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, ये एल्केन से रिलेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड से रिलेटेड है। अब एल्कीन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। डायरेक्टिव मैंने लिखा है एल्कीन में। एल्कीन में रूल तो मैंने आपको बता ही दिया, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जब मल्टीपल बॉन्ड पहले आएगा। प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप इसमें मैंने लिए नहीं, तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लोअर आ जाए। सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। मैंने कहा फंक्शन ग्रुप को देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। नहीं, वापस बोलता हूं, पहले फंक्शन ग्रुप को देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, फिर कार्बन एटम्स को देखना है, उसके बाद में हमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाना है। तो इसमें नंबरिंग इस तरफ से की क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। यहां भी नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की लोएस्ट पोजीशन को इंपॉर्टेंस देते हुए की गई है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड यहां दोनों तरफ से सेम है, और यहां लिखा हुआ है अगर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन का सेट बिल्कुल सेम हो दोनों साइड से, तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से प्रेफर किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहे हैं। यहां से नंबरिंग करते तो भी 1 नंबर पे आ रहा है, यहां से नंबरिंग करें तो भी 1 नंबर पे आ रहा है। इसमें डबल बॉन्ड राइट साइड, इसमें नंबरिंग मैंने राइट साइड से की क्योंकि लोवेस्ट सेट राइट साइड से ही आ रहा है। इसमें मेन चेन ये होगी, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मेन चेन सिलेक्शन के लिए क्या बताया, फंक्शन ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। चलो फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं है। फिर कहा मैंने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्ड इसमें ही ज्यादा होने चाहिए, इसमें ज्यादा है। अब बोलोगे सर कार्बन एटम, तो कार्बन एटम तो बाद में आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन चेन है, और नंबरिंग मैं इस मेन चेन की यहां से करने वाला हूं क्योंकि इसकी 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से तो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। नेम लिखना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इस कंपाउंड के लिए 7 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हेप्ट मतलब वर्ड रूट लिख दिया। वर्ड रूट के बाद में इन, एन, आइन जो भी था वो लिखना था हमें एज ए प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ इन आएगा जो कि 2 पोजीशन पर है, 2 इन। हालांकि हेप्ट 2 इन या 2 हेप्टीन भी लिख दिया जाता था कई बार, लेकिन बेस्ट नेमिंग तो यही है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखोगे तो 6 ब्रोमो लिख दिया पहले, 6 ब्रोमो, फिर है ये 7 है ना, 6 ब्रोमो हेप्ट 2 इन। यहां होना चाहिए 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए इन 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और 4 जो है उस पोजीशन पर आइन है, इन आइन। ठीक है, सेम इसमें भी लिख दिया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला एग्जांपल सेम सिचुएशन है, एग्जांपल बस नंबरिंग चेंज हुई है। यहां 2 पोजीशन पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब हो गया हेप्टाइल, YL लगाया क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो ये 2 हेप्टाइल ब्यूटा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा, और डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है। कहां कहां है, 1 पोजीशन पर एंड 3 पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड है, तो डाइईन लिख दिया गया। इस तरीके से एल्कीन्स की और एल्काइंस की दोनों की नंबरिंग मैंने नेमिंग एक दूसरे के साथ मिला के लिख दी है, समझा दिया है। ठीक है, इसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग पे चलते हैं। ये कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं, रूल्स जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको मैंने रखा हुआ है यहां पर। यहां लिखा हुआ है कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक में मैंने बताया ना उसके नेम से पहले क्या लिखना होगा, साइक्लो लिखना होगा। जैसे ये है 4 कार्बन वाला है, तो इसके वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी साइड चेन भी कोई जुड़ी हुई हो तो उस केस में मेन चेन इसे माना जाए कि साइड चेन को माना जाए, उसके लिए कुछ रूल्स यहां हैं। लिखा हुआ है व्हेन ओपन चेन एंड क्लोज चेन बोथ आर प्रेजेंट देन सेलेक्ट मेन चेन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ऑर्डर। जो आपको फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर जो बताया था मेन चेन सिलेक्शन के लिए वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ऑर्डर मैंने क्या बताया था कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप हो उसे इंपॉर्टेंस देना।
अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ना बैठे तो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए कार्बन कार्बन, अगर उसके बेसिस पे ना बैठे तो उस चेन में या रिंग में जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है उसे प्रेफर करना है, या फिर उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे कर लो। अगर यहां तक के पॉइंट सारे सेम है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो फिर रिंग को ही मेन चेन मान लेते हैं। यहां लिखा हुआ है अब कंडीशंस ऑल कंडीशंस आर सेम देन रिंग को मेन चेन माना जाएगा। जैसे ये समझना कि ये तो साइक्लोपेंटेन है और इस पे अगर मैंने प्रोपाइल जोड़ दिया, जैसे ये 1 2 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेन चेन इसे माना जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या बोला जाएगा कि भाई प्रोपाइल है कहां, प्रोपेन पर, साइक्लोप्रोपेन पर, तो इसका नेम हो गया प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ऐसा होता कि भाई ये जो साइक्लोप्रोपेन है उस पर बड़ी सी चेन है और उस नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तब तो मेन चेन ये हो गई, ये मेन चेन हो गई। ठीक है, नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये डेकेन है और सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट पोजीशन पर और जिसका नेम है साइक्लोप्रोपेन, नहीं है साइक्लोप्रोपाइल है। YL क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नेम क्या होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, नहीं है पेंटाइल है, पेंटाइल, ये प्रोपेन नहीं लिखना चाहिए था, पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइल डेकेन। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। चलो कुछ और एग्जांपल लें साइक्लिक कंपाउंड्स के। साइड चेन में डबल बॉन्ड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये मेन चेन है, प्रोपीन है जिसकी 3 पोजीशन पर साइक्लोहेक्साइल है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइक्लोहेक्साइल, और प्रोपीन या 1 इन कर दो, प्रोप 1 इन, ये वाला कंपाउंड है, ये तो मैंने ले लिया, इसे वापस लेने की जरूरत नहीं है। इसमें नंबरिंग यहां से करोगे, नेम मैं बोल रहा हूं लिखूंगा नहीं, इस तरह के कंपाउंड के लिए नेम क्या होना चाहिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। यहां लोएस्ट सेट को इंपॉर्टेंस पहले देना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां से नंबरिंग क्योंकि 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां से करता तो भी 1 2 3 पे आता है, लेकिन यहां से करता तो 1 2 3 नहीं आता, 1 2 ऐसे कुछ आता है। तो लोवेस्ट सेट यहां से आ रहा है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन और मिथाइल का कंपैरिजन किया, ब्रोमीन का तो कंपैरिजन करना ही नहीं था। ठीक है, तो नेम क्या हो गया 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नेम, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नेम होना चाहिए। इसमें नंबरिंग यहां से करूंगा क्योंकि लोवेस्ट सेट यहीं से आ रहा है उनकी पोजीशन का, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का, तो नेम हुआ 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड में नेमिंग यहां से होनी चाहिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर किया, तो नेम क्या हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, नेमिंग मैंने लिखी नहीं है, मैंने बोला जरूर है, जिसको आप लिख भी सकते हैं पीडीएफ में। फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने यहाँ फंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड के लिए कुछ रूल्स यहाँ लिख दिए हैं, हालांकि रूल्स भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो मैंने स्टार्टिंग के प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था उनके बेसिस पर ही है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि उस फंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड्स की जब नेमिंग की जाती है तो सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल कंटेनिंग चेन, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है आईयूपीएसी ने कि जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। अभी मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो उस केस में उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाद वालों को जूनियर फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, उस चेन को मेन चेन मानोगे, और उसके बाद में तो वही ऑर्डर है जो आपको पहले लिखवाया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन एटम, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोएस्ट सेट में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का सेट देखते हैं, वही सारा कुछ वही पोर्शन है। फिर यहां कह रहा है कि नंबरिंग कैसे करनी है, तो नंबरिंग का भी वही रूल है
जो आपको बताया हुआ है। वही रूल है कि लोएस्ट सेट देखना है, पहले फंक्शन ग्रुप का, फिर मल्टीपल बॉन्ड का, फिर सब्स्टिट्यूएंट का, और अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है किसका, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का। ठीक है, अभी एग्जांपल आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, व्हेन चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शन ग्रुप। कहने का मतलब ये कुछ 7 है ऐसे फंक्शन ग्रुप्स है जो चेन टर्मिनेटिंग है, हमेशा कार्बन इनके एंड में ही आता है, चेन के एंड में ही ये फंक्शन ग्रुप आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइन, एल्डिहाइड एंड साइनाइड। ये फंक्शन ग्रुप अगर उस कंपाउंड में है तो नंबरिंग आप इन्हीं के कार्बन से स्टार्ट करोगे। जैसे एक दो एग्जांपल लिख दिए मैंने कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह से मेन चेन होगा। इसमें COCl है, एसिड हैलाइड है, तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है और ये मेन फंक्शन ग्रुप है, यही है, तो 2। अब इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा देखने चाहिए कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा देखने चाहिए, तो मेन चेन इसमें 4 कार्बन की मेन चेन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो इसमें आ ही रहा है। फिर कार्बन कार्बन नंबर ऑफ एटम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए मेन चेन में मैंने ये वाली चेन ली है। ठीक है, तो अगर फंक्शन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप अगर उस कंपाउंड में आता है तो फिर इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट रूल है, व्हेन मोर देन वन सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मेन चेन, देन यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा बिफोर सब्स्टिट्यूएंट बिफोर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब अगर किसी चेन में, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सेम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, जैसे मान लीजिए OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ऑल जिसे कहते हैं, सफिक्स इसका ऑल है, तो अगर 2 OH ग्रुप है उस मेन चेन में तो उसके लिए डाई ऑल लिख देना, 3 है तो ट्राई ऑल लिख देना, 4 है तो टेट्रा ऑल लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं, व्हेन मोर देन वन different function groups are present in compound, then select principal function group according to फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे एंड अदर फंक्शन ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करो, और जो मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो भी होगा वो तो फंक्शन ग्रुप हो गया, इसके अलावा जितने भी फंक्शन ग्रुप है उनको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया। सब्स्टिट्यूएंट का नेम सबसे पहले लिखा जाता है, एज ए प्रीफिक्स लिखा जाता है। ठीक है, ऑर्डर ये है कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, थायोअल्कोहल और अमीनो ग्रुप, अमीन फंक्शन ग्रुप। इस ऑर्डर में ही फंक्शन ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इन फंक्शन ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हैं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, ये जो लिस्ट है वो मैंने यहां लिख दी है। मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, ये आपको याद करनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में है, मान लीजिए हो, कभी ऐसी सिचुएशन आती है, हो सकता है ऐसा भी, प्रीफिक्स के फॉर्म में तभी होगा जब सीनियर फंक्शन ग्रुप मौजूद है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी सीनियर फंक्शन ग्रुप तो कोई हो नहीं सकता, बट फिर भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है और दूसरी कोई पोजीशन ऐसी है जो कि जो फंक्शन ग्रुप है वो मेन फंक्शन ग्रुप है, आती है ऐसी सिचुएशन। तो उस केस में प्रीफिक्स लिखा जाता है। जब मेन फंक्शन ग्रुप खुद प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है तो उसका सफिक्स एंड में लिखा जाता है वर्ड रूट के। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिल उसका प्रीफिक्स है, ओइक उसका सफिक्स है, तो ये हो गया एल्केन ओइक एसिड। एल्केन मतलब वर्ड रूट, एन मान रहा हूं मैं कि वो सैचुरेटेड है ऐसा मानते हुए ओइक एसिड लिख दिया। ठीक है, मैंने एल्काइल पर फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है ऐसा मानते हुए ये एक जनरल नेम इनका एग्जांपल दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, सल्फो उसके लिए प्रीफिक्स है, सल्फोनिक एसिड सफिक्स है, एल्केन सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड के लिए प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स है, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स की टेबल आप लोगों को याद करनी चाहिए अच्छी तरह से, और इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। इसे मैं बोल के बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा, ये आपको याद होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे।
तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 13 तक मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स लिख दिए हैं डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स क्या, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के। चलें आगे। चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अभी आपने इनका प्रीफिक्स पढ़ा होगा, सफिक्स पढ़ा होगा। ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट की, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट इस पे कोई है नहीं। ये एन है, सैचुरेटेड है, तो पेंट एन। और ओइक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर ही आता है तो 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओइक एसिड। यहां सफिक्स लिखा गया है जो कि वर्ड रूट के बाद में आया है। ठीक है। ऐसे ही ये एस्टर है। एस्टर में मेन चेन यही होती है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप चाहे कितना ही बड़ा हो फिर भी मेन चेन यही होती है। इसमें 3 कार्बन है और यहां 10 कार्बन होते तब भी मेन चेन यही होती है। और जब इसका नेम लिखा जाता है तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड वाला जो ग्रुप है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाता है। यहां मिथाइल है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, मिथाइल, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया। और उसके बाद में 3 कार्बन है तो प्रोप एन। अब ये O8 लिखते हैं एस्टर के लिए, आपने भी पढ़ाई होगा, इसका सफिक्स होता है O8, तो प्रोप एन O8, ई को रिप्लेस करके O8। ये हो गया मिथाइल प्रोपिनोएट, प्रोपेनोएट। अगर एल्कीन होता, यहां डबल बॉन्ड होता तो प्रोपिनोएट कर देता। एन इसलिए लिखा है क्योंकि सैचुरेटेड है। यहां सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड यहां 3rd पोजीशन पे आ रहा है इस तरफ से नंबरिंग करने पर, यहां से नंबरिंग करने पर 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो सल्फोनिक एसिड जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए मैंने यहां से नंबरिंग की। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि यहां से नंबरिंग करो, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए नंबरिंग तो इस कॉर्नर से ही होगी। कंपाउंड का नेम लिखा जा सकता है, 6 कार्बन है इसलिए हेग्स। अब ईन है इसमें 5 पोजीशन पर, तो हेग्स 5 ईन। और सफिक्स सबसे एंड में लिखा जाएगा जिसका नेम क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो 3 पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम होगा। इस कंपाउंड के लिए नंबरिंग यहां से होनी चाहिए 1 2 3 4 5। 4 पोजीशन पर ब्रोमो है तो वो सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया मैंने। 2 पोजीशन पर इथाइल है तो इथाइल लिख दिया गया। ठीक है। अब मेन चेन में इसमें 5 कार्बन है तो पेंट लिख दो। डबल बॉन्ड तो है नहीं तो एन लिख दो। और एसिड इसके लिए क्या लिखा जाता है, ऑयल हैलाइड, तो ऑयल क्लोराइड इसके लिए लिखा जाएगा। CO डबल बॉन्ड O और ClO, तो ऑयल, ऑयल क्लोराइड, ये इनके सफिक्स थे, ऑयल क्लोराइड। ठीक है। और लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये अमीन है, अमीन चेन टर्मिनेटिंग नहीं होती है तो यहां से नंबरिंग कर दी कि लोअर पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप आ गया, तो ये 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिखना पड़ेगा। एन ही है, ईन तो है नहीं तो एन कर दिया ब्यूटेन। और 2 पोजीशन पर है अमीन। अभी आपने इसका सफिक्स पढ़ लिया होगा, अमीन इसका होता है सफिक्स। ये एक सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन के लिए ये मेन चेन हो गई, और ये नाइट्रोजन पर मिथाइल है तो आप एन करके मिथाइल लिख दोगे कि एन मिथाइल। और प्रोपेन 1 अमीन, 3 कार्बन है तो प्रोप एन 1 अमीन, 1 अमीन इसका नेम होना चाहिए। इसके लिए अमाइड है तो प्रोपीन, 3 कार्बन है ना तो प्रोपेन अमाइड, एन ही है, प्रोपेन अमाइड। ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव मानते हुए करते हैं कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, ये भी इथेनोइक एसिड से आया है, ये भी इथेनोइक एसिड से आया है। अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है, दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं, तो एक ही बार एल्केनोइक एनहाइड्राइड कर देते हैं। जैसे यहां सिमेट्रिकल है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दिया गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर डिफरेंट होते, अनसिमेट्रिकल होते, तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखता एल्केनोइक फिर एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे इथेनोइक और मीथेनोइक होता तो मैं लिखता इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इथेनोइक और प्रोपेनोइक होता तो मैं बोलता अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरीके से नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो
ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग का पॉइंट आ गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये तो कोई खास बात नहीं है, बेंजीन को बेंजीन ही बोला जाता है, ये तो आप लोगों को वैसे भी याद होगा। नेफ्थलीन को नेफ्थलीन ही कहा जाएगा, नेफ्थलीन। ये एंथ्रासीन है, याद होने चाहिए नेम इनके। ये फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन, ठीक है। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए हैं। मीथाइल बेंजीन भी कहा जाता है, टोलुइन भी कहा जाता है। ये ऑर्थोजाइलिन है, ऐसे ही मेटाजाइलिन भी होता है, पैराजाइलिन भी होता है। तो इसे मैंने अभी ऑर्थोजाइलिन लिख दिया, यूपीएससी ने इस नेम को एक्सेप्ट कर लिया है। इसे मेटाडाई मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, इसे 1,2-डाई मिथाइल बेंजीन भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जिसे सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन भी कहा जा सकता है, और मैसीटाइलिन भी इसका नेम है, मैसीटाइलिन, मैसीटाइलिन भी इसे कहा जाता है। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे क्यूमीन भी कहा जाता है। ये एनिसॉल मीथॉक्सी बेंजीन जिसे कहा जाता है, और ये फेनिटोल। कुछ कॉमन नेम मैंने यहां इनके लिख दिए हैं, इथॉक्सी बेंजीन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलें। अब मैंने लिए हैं फंक्शन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनके सभी के नेम मैं कितनी बार लिखूं, आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तो इसे समझ में नहीं आएंगे। तो इन सबके नेम मैंने यहां पहले से ही लिख दिए हैं, फिनॉल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। ये नेम आपको आने चाहिए, आपको पढ़ने चाहिए, पढ़ के ही समझ में आएंगे। एल्डिहाइड तो एमाइड है, बेंजोनामाइड हो गया, बेंजामाइड हो गया, है ना, एसिटोफिनॉन हो गया, बेंजोफिनॉन हो गया, और कि एस्पिरिन हो गया। सभी के नेम वगैरह मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग एक बार इनको रीड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ूंगा, इनको रीड कर लीजिएगा पीडीएफ से। ये भी कुछ नेम है कंपाउंड्स के, आपको पढ़ने चाहिए, एक बार आने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। पायरोगैलोल, इतना वैसे कभी पूछा नहीं जाता, बट एनसीईआरटी में इनके नेम लिखे हुए हैं तो मैंने बता दिए। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यूज आते हैं, इसलिए आपको ये नेम आने चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमर क्या होता है, पहले मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर लेंगे, फिर स्टीरियो आइसोमर लेंगे। डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ ली होंगे आपने। आइसोमर होते क्या है कि कंपाउंड तो डिफरेंट है, लेकिन उनका फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड सेम, डिफरेंट कंपाउंड्स है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो आइसोमर है। अब वो डिफरेंट हैं तो उनकी ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो ऐसा कोई भी डिफरेंट कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो आइसोमर है, ठीक है। अब आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर फिर कई तरह के होते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, रिंग चेन आइसोमर, टॉटोमर, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप है। और स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल फिर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर में डिवाइड किए गए हैं। हम लोग पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन क्या है, नया लिखा हुआ है, तुम पढ़ लो। अगर दो आइसोमर जो आइसोमर हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, आपस में एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो डेफिनेशन आप लोग देख लिए, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट कनेक्टिविटी अमंग एटम्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लेते हैं चेन आइसोमर। अगर मेन चेन का साइज डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, तो वही है, अगर मेन चेन या साइड चेन का साइज डिफरेंट है तो चेन आइसोमर है। जैसे ये ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, मेन चेन 4 कार्बन की है, मेन चेन यहाँ 3 ही कार्बन की है, तो चेन आइसोमर है। यहाँ पेंटेन लिया, 5 कार्बन वाला पेंटेन मेन चेन में, यहाँ भी 3 कार्बन, ये 4 कार्बन वाला पेंटेन, और यहाँ 3 कार्बन मेन चेन में है, सभी आइसोमर, सभी का फॉर्मूला सेम है, सभी में 5 कार्बन है, सभी सैचुरेटेड है, ठीक है। सभी में हाइड्रोजन देख लो काउंट करके 12 का हाइड्रोजन है,
तो ये डिफरेंट चेन साइज यहां आ रही है, इसलिए चेन आइसोमर है। ठीक है, आगे बढ़े। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 लिखा हुआ है, मतलब इसमें ना तो मल्टीपल बॉन्ड है ना रिंग है। किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है तो या तो उसमें कार्बन का कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ही नहीं, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है, या उसमें कोई रिंग हो सकती है। रिंग के साइज कुछ भी हो सकती है, रिंग होना या पाई बॉन्ड होना सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो इसका मतलब है या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड है, वो कैसे भी हो सकते हैं, या उसमें 2 रिंग है, या फिर उसमें 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा। तो यहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है क्योंकि ना तो पाई बॉन्ड आ रहा है ना रिंग आ रही है। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर। अगर चेन बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल चेन है, अगर आइसोमर्स में केवल पोजीशन चेंज हो रही है फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की या मल्टीपल बॉन्ड की, तो वो पोजीशन आइसोमर कहलाता है। यहां कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पोजीशन के, जैसे यहां मेन चेन तो सेम है, क्लोरीन के उठाकर यहां रख दिया 1 से 2 तो पोजीशन आइसोमर है। यहां मेन चेन की साइज सेम है, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई। यहां भी मेन चेन की साइज सेम है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। यहां मेन चेन की साइज सेम है, OH फंक्शन की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये सभी पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, फिर लेते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर वो आइसोमर है जिसमें किसी भी तरह से फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया है। फंक्शन ग्रुप कौन होते हैं? जो अपने फंक्शन शो करते हैं, अपनी रिएक्शन शो करते हैं, वो फंक्शन ग्रुप है। किसी भी तरह से अगर कोई फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। यहां ये नहीं देखना है कि चेन बड़ी है कि छोटी है, या किसी की पोजीशन आगे है कि पीछे है, कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अब फंक्शन ग्रुप आइसोमर किस किस में, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप आइसोमर है? जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। जैसे ये एल्कीन है और ये साइक्लोएल्केन है, तो इसमें फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, इनके फंक्शंस डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को फंक्शनल आइसोमर माना जाएगा। पहले आइसोमर देख लेना कि आइसोमर है भी कि नहीं। तो इसमें भी 4 कार्बन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसमें भी 4 कार्बन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। आइसोमर तो है, लेकिन ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। यहां एल्कीन है और यहां एल्काइन है, कार्बन सेम है, आइसोमर है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन को फंक्शनल आइसोमर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां दे दिया है, कहीं भी आइसोमर्स में कोई एक प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी अमीन है, कोई टर्शियरी अमीन है, तो फंक्शनल आइसोमर है। इसी तरह से प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ये प्राइमरी अमाइड है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी अमाइड है, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, इसी तरीके से एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। एल्कोहल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें OH sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिनॉलिक ग्रुप वो है जिसमें एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ा हुआ है, किसी भी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉलिक ग्रुप है। और इनोलिक ग्रुप कौन है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH जुड़ा हो तो इनोलिक ग्रुप है। ईथर जानते हो, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए ऑक्सीजन के। जैसे ये एल्कोहल है, ये ईथर है, तो एल्कोहल और ईथर अगर आइसोमर है तो फंक्शनल आइसोमर होंगे। ये रहा एल्कोहल, sp3 कार्बन से OH जुड़ा है, ये ईथर है, और यहां एरोमेटिक रिंग से OH है तो ये फिनॉलिक ग्रुप है। तो ये तीनों अगर आइसोमर है तो फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्योंकि एल्कोहल को, ईथर को और फिनॉल को फंक्शनल आइसोमर माना गया है। देख लेना, OH यहां भी है, OH यहां भी है, बट ये डिफरेंट काम करता है, इसके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन्स भी अगर आइसोमर है तो फंक्शनल आइसोमर है। जैसे ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन वाला कीटोन है। हाँ, ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, बट इसमें देखो आइसोमर सेम है। ये तीनों के फंक्शन ग्रुप, तीनों में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है और तीनों आइसोमर है। इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, 3 कार्बन है, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन था। इन सभी में आप देख लीजिए एटम सेम है, आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। ये एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, लेकिन यहां एल्कोहल है और यहां तो ईथर है, तो भी फंक्शन ग्रुप डिफरेंट तो हो ही गया ना। ये ईथर है और ये भी ईथर है, बट इसमें एल्कीन है और इसमें एल्कीन नहीं है, तो एल्कीन और एल्केन को फंक्शनल आइसोमर माना था, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और बहुत से ऐसे फंक्शन ग्रुप्स।
कुल मिला के मैंने कहा ना फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, आइसोमर है। जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन लिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C डबल बॉन्ड O का हो गया। देखो यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, 2 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है ईथर में, एस्टर में, ये भी एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर हो गए। ये देखो कार्बन 4 है, 2 ऑक्सीजन है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये भी आइसोमर है, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। इसमें एस्टर था, इसमें एस्टर कहाँ है, इसमें अल्कोहल है और एल्डिहाइड है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, सारे बना के मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे। सिचुएशन ध्यान से देखें आप कि C डबल बॉन्ड O यहाँ भी है और यहाँ कार्बन देख लो आप, 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा फंक्शन ग्रुप्स में। तो ये सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसी तरह से साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी फंक्शन आइसोमर होते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइट भी फंक्शन आइसोमर होते हैं, ऑक्साइम एंड अमाइड भी फंक्शन आइसोमर्स होते हैं। ये सभी फंक्शन आइसोमर के टाइप है। किसी भी तरह से फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ तो फंक्शनल आइसोमर है, बस आइसोमर होना चाहिए, लेकिन वो देख लेना आप लोग आइसोमर है भी कि नहीं है। ये हो गया फंक्शन आइसोमर। नेक्स्ट लेते हैं मेटामर्स। मेटामर्स 4 टाइप का आइसोमर है। मेटामर बिल्कुल पहचानना आसान है। पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होता है, मतलब ऐसा फंक्शन ग्रुप होता है जिसके दोनों तरफ वैलेंसी होती है। जैसे ईथर है ना, ईथर के इस तरफ भी वैलेंसी, इस तरफ भी वैलेंसी, दोनों तरफ R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप जो कार्बन चेन के 2 पार्ट कर देता है, मतलब जिसके दोनों तरफ कार्बन या एल्काइल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, वो मेटामरिज्म शो कर सकता है। लिखा हुआ है पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग, पॉलीवेलेंट फंक्शन कौन सा है, विच कैन डिवाइड कार्बन चेन इन मोर देन 1 पार्ट, एक से ज्यादा पार्ट में जो डिवाइड कर सके वो है पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म। और ये है ईथर भी हो सकता है, थायो ईथर भी हो सकता है, जिसके दोनों तरफ कम से कम 2 R ग्रुप हो, 3 भी हो सकते हैं, टर्शियरी अमाइड में, अमीन में 3 होते हैं, ठीक है। दोनों ईथर है, थायो ईथर है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, दोनों तरफ देखो 3 R ग्रुप है। एस्टर में भी दोनों तरफ R ग्रुप है, अमाइड में भी दोनों तरफ R ग्रुप है। ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर है, इसमें भी दोनों तरफ R ग्रुप है। जिनमें भी ऐसे कोई फंक्शन ग्रुप हो जो कार्बन चेन को डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, तो वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। अब मेटामेरिज्म शो करेंगे कैसे, किसी भी तरह से वो जो R ग्रुप हैं उनका नेचर चेंज हो जाए। नेचर मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाए या उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो जाए, किसी भी तरह से वो सब्स्टिट्यूएंट R ग्रुप चेंज हो जाए तो वो मेटामेरिज्म शो करेगा। फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे डेफिनेशन एक बार वापस, आइसोमर्स विच हैव सेम पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप सेम है, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, बट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। जो R ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट थे वो नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अच्छा, इसमें चेन और पोजीशन नहीं देखना है, चेन पोजीशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। जैसे ये ईथर है, ये भी ईथर है और ये भी ईथर है, और सोच लो अगर 3 ईथर आइसोमर है तो मेटामर के अलावा कुछ नहीं हो सकते। यहां देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा था, यहां एल्काइल ग्रुप इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इसमें तो मिथाइल और प्रोपाइल है, इसमें प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल है। किसी ना किसी तरह से उन R ग्रुप का नेचर चेंज हुआ है, तो ये क्या है, मेटामर्स है। ये तीनों एक दूसरे के मेटामर्स है, ठीक है। इसी तरह से ये देखो, देखने में लगता है कि यार इसमें तो 6 कार्बन की चेन है और यहाँ 1 ही कार्बन है, यहाँ 5 ही कार्बन की चेन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो चेन आइसोमर है क्या? बिल्कुल नहीं, चेन आइसोमर नहीं है। एल्काइल ग्रुप चेंज हुआ है ना, यहाँ साइक्लोहेक्साइल था तो यहाँ साइक्लोपेंटाइल है। किसी भी तरह से R ग्रुप चेंज हो जाए तो ये मेटामर है, ये मेटामर है। ऐसे ये भी मेटामर है। देखने में आपको लगेगा पोजीशन आइसोमर है, इसमें मिथाइल को उठाकर यहाँ लग दिया, अरे ये R ग्रुप चेंज हुआ है ना, ये वाला R ग्रुप किसी ने भी तरीके से पोजीशन को कंसीडर करना ही नहीं है यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये भी एक दूसरे के मेटामर्स हैं। इस तरीके से आप मेटामर्स को पहचान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के बाद स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर होते क्या है? ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो जिनका सेम हो बट 3D स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, तो स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट 3D फॉर्मूला। मतलब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो किसी ना किसी तरह से डिफरेंट होगी।
उनका जो 3D अरेंजमेंट है वो किसी ना किसी तरह से डिफरेंट होगा, वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया था, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर नॉन इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए इन्हें आइसोलेट किया जा सकता है, ये आइसोलेबल कंपाउंड्स होते हैं, आइसोलेबल आइसोमर्स होते हैं। बट कन्फर्मेशनल आइसोमर को आइसोलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंटरकन्वर्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर फिर दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कोई बॉन्ड होता है, कोई सिचुएशन होती है। लिखा हुआ है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब फ्री रोटेशन ना होना ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा, कोई उसमें रिंग होगी, इस कारण से वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाते। और इनको पहचानने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि दे हैव डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। उन आइसोमर्स में किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें ये भी कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर थोड़ी ना है इसका 3D स्ट्रक्चर मैंने बनाया क्योंकि ये sp2 कार्बन है तो लीनियर थोड़ा ना होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाया। जब ट्राइगोनल प्लेनर बनाया तो दोनों मिथाइल मिथाइल सेम साइड भी आ सकते हैं और अपोजिट साइड भी आ सकते हैं। यहां डबल बॉन्ड इससे एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं होने देगा, डबल बॉन्ड यहां फ्री रोटेशन नहीं होने देगा कि जिससे कि मिथाइल मिथाइल सेम साइड है तो अपोजिट साइड चले जाएं। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। और यहां देखो स्पेसिफिक ग्रुप, मान लो मिथाइल मिथाइल की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों मिथाइल का जो डिस्टेंस है यहां कुछ और है और यहां कुछ और है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट 3D स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में किन्हीं स्पेसिफिक ग्रुप्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है, वो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? कंडीशन देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अब इसे कंडीशन को रटोगे तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कंडीशन वही है जो मैंने बताया था कि डिस्टेंस उनका डिफरेंट होना चाहिए किन्हीं दो स्पेसिफिक ग्रुप्स के बीच में। फिर भी कंपाउंड में या तो मल्टीपल बॉन्ड हो या रिंग हो। पहली कंडीशन है शुड बी कंटेन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या तो मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या फिर सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो। कोई रिंग ऐसी होनी चाहिए जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। बोथ कार्बन एटम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर शुड बी, एक बार वापस, बोथ कार्बन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स ऑफ बोथ साइड शुड बी कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स। ज्योमेट्रिकल सेंटर के जो दोनों साइड है उन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इस तरफ के जो दो ग्रुप है वो भी डिफरेंट होने चाहिए, इस साइड के दोनों ग्रुप है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। ये सिंपल तरीका है पहचान करने का। कैसे? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन पे इस तरफ भी XY डिफरेंट होना चाहिए, इस तरफ का XY भी डिफरेंट होना चाहिए। यहां अल्फा बीटा और यहां XY हो सकता है लेकिन X और Y डिफरेंट होना चाहिए। इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन के दोनों ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों, इस कार्बन का और इस कार्बन का कोई ग्रुप सेम भी हो सकता है, जैसे XX सेम भी है ना, ये X और Y AB भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। देखो A और A सेम आ गया तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन हो गया। कार्बन नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये रहा कार्बन और ये रहा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड से है तो वो भी लोन पेयर कंटेनिंग होगा और sp2 होगा, तो यहां तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डिफरेंट हो ही गए। इस कार्बन का और इस कार्बन पे जो दो ग्रुप होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। X और Y अगर डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करने लगेगा। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड है और sp2 नाइट्रोजन है तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिफरेंट ही तो है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिफरेंट ही तो है, ये भी हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मैं किसी रिंग की बात करूं कि उसी कंपाउंड में रिंग है, कोई भी रिंग हो सकती है, रिंग की साइज कुछ भी हो सकती है, उसमें एटम कोई भी हो सकते हैं। जैसे यहां कोई रिंग बना दिया मैंने, मान लो 3 की है, 4 की है, 5 की है, कितने भी कार्बन की है, इस कार्बन पर या इस एटम पर जो कि sp3 एटम है, ये एटम sp3 होना चाहिए, इस पर भी दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और रिंग के किसी और कोई एटम जो कि sp3 हो, जैसे यहां मान लीजिए कोई sp3 एटम है,
ये sp3 एटम है, तो यहां पर भी x और y डी ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मतलब रिंग के कोई भी दो sp3 कार्बन पर दो दो ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो ज्योमेट्रिकल इसमें शो कर सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स उसके बन सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शो कर लेगा अगर एक्स वाई डिफरेंट है तो। एल्काइन कभी ज्योमेट्रिकल इसमें शो नहीं करता क्योंकि वो लीनियर होता है, वहां रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होने की बात ही नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो हो गई कंडीशंस। नेक्स्ट है ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनकी नेमिंग किस किस तरीके से दी जाती है। तो कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। रिलेटिव कॉन्फिगरेशन तो सिस ट्रांस आप जानते हो, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस कहा जाएगा, सेम ग्रुप अपोज साइड हो तो ट्रांस कहा जाएगा। और एक और होता है सिन एंटी, जो कि एल्डोक्साइम्स में यूज किया जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में यूज किया जाता है। कैसे एल्डोक्सिम्स? जैसे कोई एल्डोक्सिम इस तरह का है कि यहां नाइट्रोजन है और उस पर OH ग्रुप मौजूद है, ये लोन पेयर भी होगा, और एल्डोक्सिम में H होता है और R होगा। तो अगर ये H और ये OH सेम साइड हैं तो उसे सिन कहा जाता है, और अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस कहा जाता है, एंटी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में अगर लोन पेयर सेम साइड है तो उसे सिन कहा जाता है, और अपोजिट साइड हो तो उसे एंटी कहा जाता है। तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर हो गया। ऐसे ही एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर होता है जिसे EZ नोमेनक्लेचर से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। रिलेटिव नोमेनक्लेचर तो कुछ ही जगह दिया जा सकता है, बट एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर हर जगह दिया जा सकता है, हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए उसके लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपको एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर पढ़ना है, समझना है, तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए। एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर में ई जो वर्ड आया है कोई लैटिन वर्ड एंटाजन से आया है, जिसका मतलब होता है अपोजिट, और अपोजिट का मतलब ये मानो कि सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड। अभी सीनियर ग्रुप क्या होता है वो बता दूंगा। ऐसे ही जेड जो आया है वो जूसामीन वर्ड है, जो कि टुगेदर, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टुगेदर। टुगेदर का मतलब सीनियर ग्रुप सेम साइड, टुगेदर साइड। अब ये सीनियर और जूनियर कैसे डिसाइड करेंगे, अभी रूल पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस कार्बन पे दो ग्रुप है, इस कार्बन पे दो ग्रुप है, तो उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये सीनियर ग्रुप है, यहाँ का जूनियर ग्रुप है, यहाँ भी सीनियर ग्रुप है, यहाँ जूनियर ग्रुप है। ये सीनियर ग्रुप सेम साइड है तो जेड मतलब टुगेदर साइड। अगर ये सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ई मतलब एंटाजन मतलब अपोजिट साइड, सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड। तो ऐसा आपको सीनियरिटी निकालने के लिए, प्रायोरिटी निकालने के लिए एक CIP रूल पढ़ना पड़ेगा। CIP रूल बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ठीक है। गिव प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, ये तो मैंने बता दिया, जो लिखना था वो लिखवा दिया है, वही बात है जो मैं बोल रहा हूं। CIP रूल के अकॉर्डिंग यहां पे जो भी ग्रुप मौजूद होंगे उनको प्रायोरिटी देनी होगी, और CIP रूल बिल्कुल सिंपल सा रूल है। रूल सुन लो, मैं बोलता हूं, लिखने में तो फिर भी टाइम लगता है। जिस ग्रुप का पहला एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो सीनियर होता है। अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर देखना चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर होगा। क्लियर है? पहले एटम का एटॉमिक नंबर देखो, डिफरेंट है तो जिसका भी ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर होगा। फर्स्ट का सेम है तो सेकंड का देखो, सेकंड का सेम है तो थर्ड का देखो। अगर मान लीजिए आइसोटोप सेम पोजीशन पर है तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उस केस में हैवी आइसोटोप वाले को इंपॉर्टेंस मान लिया जाता है, इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का डिफरेंस है तो जो बॉन्ड पेयर है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू लोन पेयर। जैसे ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिए। फर्स्ट लिखा हुआ है गिव प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप विच हैज अ हायर एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रेफर करो। ठीक है, रूल पढ़ लेना, मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो कि जैसे यहां पर पहला एटम जो भी है उसका एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। यहां आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ब्रोमीन से, तो ये सीनियर हो गया। सीनियर सीनियर सेम साइड मतलब टुगेदर साइड, जेड जूसामीन, ठीक है, सेम साइड। ई का मतलब एंटाजिन, अपोजिट साइड। एंटी से याद रख लेना, अपोजिट साइड। यहां फर्स्ट एटम कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से। यहां फर्स्ट एटम क्लोरीन है, फ्लोरीन है, फर्स्ट एटम कार्बन है। सेकंड मत देखो, फर्स्ट देखो पहले, तो यहां हो गया, यहां हो गया। सेकंड पे क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट डिफरेंट है तो फर्स्ट के बेसिस पर हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट अपोजिट साइड है, सीनियर सीनियर अपोजिट साइड है, तो ई का मतलब एंटाजन मतलब अपोजिट साइड वाला, ये लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है अगर फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर देख लो, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट एटम कार्बन है, फर्स्ट एटम कार्बन है। सेकंड एटम यहां हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, और सेकंड एटम यहां हाइड्रोजन सी है,
तो आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको देख लो, तो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है या सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। यहां कार्बन है फर्स्ट पे, यहां भी फर्स्ट पे कार्बन है, सेकंड पे क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है। तो पहले फ्लोरीन क्लोरीन को देख लो, हाइड्रोजन को क्या देखते हो? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उन्हें देख लो। तो सेकंड पे क्लोरीन है, सेकंड पे फ्लोरीन है, तो 1 ये होगा, 2 ये होगा, क्लोरीन का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर। 1 और 1 वाले सेम साइड है, सेम साइड का मतलब Z, Z मतलब दूसरा में, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है वही पॉइंट, अगर आइसोटोप्स हो तो व्हेन डिफरेंट आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन ऑन डिफरेंट ग्रुप, देन हैवियर आइसोटोप कंटेनिंग ग्रुप विल बी सीनियर। ठीक है, जैसा ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक मास ज्यादा होता है, तो ये इसे इंपॉर्टेंस दी जाती है। कार्बन और कार्बन तो सेम है, सेकंड पोजीशन पे ड्यूटेरियम है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो इसे 1 दिया जाएगा, इसे 2 दिया जाएगा। 1 1 सेम साइड है तो Z बोल दिया गया, अपोजिट साइड होते तो E बोल दिया जाता। यहां कार्बन है और यहां ड्यूटेरियम है, यहां तो कार्बन और ड्यूटेरियम है, आइसोटोप से मतलब ही नहीं है। यहां पर यहां कार्बन है और यहां भी कार्बन है, सेकंड एटम पे क्लोरीन है, सेकंड एटम पे ड्यूटेरियम है, तो यहां तो 1 यही आएगा, 2 यही आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो ड्यूटेरियम से ज्यादा ही हो गया ना, डिफरेंट है, सेम सेम साइड है, Z बोला जाएगा। यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे कार्बन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पे भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पे भी कार्बन। अब थर्ड पे मत जाना, जब तक सेकंड पोजीशन के सारे डिफरेंट ना हो जाए तब तक थर्ड पे नहीं बढ़ना। तो सेकंड पोजीशन पे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ड्यूटेरियम को इंपॉर्टेंस दे दी, तो 1 1 अपोजिट साइड है, ये E हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में बॉन्ड पेयर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये बॉन्ड पेयर को 1 दिया जाएगा, अब लोन पेयर को 2 दिया जाएगा, बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 2, तो 1 1 सेम साइड है, तो ये Z हो गया। अब आप बोलोगे सर इसे सिन भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, सिन भी है, सिस भी बोल दिया जाएगा और इसे Z भी कहा जाएगा। मैंने कहा सिन और एंटी हर जगह यूज नहीं कर सकते, सिस ट्रांस हर जगह यूज नहीं कर सकते, EZ हर जगह यूज कर सकते हैं। यहां आप सिस और ट्रांस यूज कर सकते थे क्या? इस जगह सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तो थे उनके कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर, किस तरह से इनकी नेमिंग दी जाती है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, किसी कंपाउंड को दे दिया जाए और पूछा जाए इसे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो ये फॉर्मुलाज हैं, उनके बेसिस पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? अगर डिफरेंट एंड्स हैं, अभी बता दूंगा डिसिमिलर एंड का मतलब क्या है, सिमिलर एंड का मतलब क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। पहले फॉर्मूला देख लो, अगर डिसिमिलर एंड्स हैं तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया 2 की पावर n, जहां n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच वी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे सेंटर्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कंडीशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की कंडीशन है ना, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की कंडीशन, रिंग की कंडीशन, वो सारी कंडीशन यहां अप्लाई हो जाती है। अगर सिमिलर एंड है तो n इक्वल्स टू ऑड नंबर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, n इक्वल्स टू इवन नंबर है तो फॉर्मूला ये लगेगा। एक बार इन फॉर्मूलास को देख लो, लिख लो, और उसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलें आगे, ये लो, देखना एक बार, इस तरफ से नंबरिंग करें और इस तरफ से नंबरिंग करें, क्या सेम नेम आएगा क्या? इधर से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर से थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेम नेम नहीं आएगा, तो ये डिसिमिलर एंड वाला कंपाउंड है, डिसिमिलर एंड वाला कंपाउंड है। समझ में आ गया? अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करो और बिल्कुल सेम नेम आ सकता है, दोनों तरफ से नेम लिखो कैसे भी, सेम आ रहा है तो वो सिमिलर एंड है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो डिसिमिलर एंड है। तो ये डिसिमिलर एंड वाला कंपाउंड है। n इक्वल्स टू 2 है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 है। कैसे आया? ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। ये रहा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, एच और इथाइल डिफरेंट है, तो n इक्वल्स टू 2 हो गया। तो और डिफरेंट में तो ज्योमेट्रिकल सेंटर का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब हो गया 2 की पावर 2, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे। ये भी सिस हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, ये भी सिस ट्रांस हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी इसकी, 2 पॉसिबिलिटी इसकी, 2 into 2 4 पॉसिबल है। एक कंपाउंड वो जिसमें दोनों सिस हो, दूसरा कंपाउंड वो जिसमें दोनों ट्रांस हो, तीसरा कंपाउंड वो जिसमें ये सिस हो और ये ट्रांस हो, और चौथा कंपाउंड वो जिसमें ये ट्रांस और ये सिस हो। ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी।
यहां से देखो इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, सेम है, सेम आएगा, तो ये सिमिलर एंड वाला कंपाउंड हो गया। n इक्वल्स टू 2 है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला बताया था सिमिलर के लिए अभी 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 -1, यही फॉर्मूला था अगर n इक्वल्स टू इवन नंबर है तो। फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल्स, इसका आंसर आएगा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। 3 कौन से? पहला तो वो जिसमें दोनों सिस हो, दूसरा वो जिसमें दोनों ट्रांस हो, इधर से या इधर से एक ही बात है, लेकिन तीसरा वो जिसमें एक सिस हो और एक ट्रांस हो, कोई सा भी हो, क्योंकि सिमिलर एंड है, इधर सिस हो और इधर ट्रांस हो, या फिर इधर सिस हो इधर ट्रांस हो, एक ही बात हो जाती है क्योंकि सेम एंड्स इसके आ रहे हैं। तो इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बन सकते हैं। इसमें देखो सिमिलर एंड है, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें n इक्वल्स टू 3 है, यहाँ ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, तो n इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा टू की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला लगाइए, आंसर 6 आएगा। इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ऐसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं इसमें। फिर चलते हैं आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिया हो और पूछा जाए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर का निकालना चाहिए उसके डायपोल मोमेंट से। जिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे लिक्विड स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट, जिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, जनरली ट्रांस की स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होती है, जो सिमेट्रिकल है वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के ऊपर अच्छी पैकिंग कर सकते हैं, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कंपैरेटिवली अच्छी होगी, उनको मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जनरली ट्रांसफॉर्म की ज्योमेट्रिकल सिमेट्री ज्यादा होती है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी इन वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, तो जिसका डायपोलमेंट ज्यादा होता है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसका डायपोलमेंट ज्यादा है वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व आसानी से हो सकता है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है बड़े ग्रुप्स का रिपल्शन। तो जिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बड़े बड़े ग्रुप पास पास में हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, लो एक एग्जांपल दिया है मैंने यहां पर और सारे पॉइंट लिख दिए हैं, चलो इसको वापस देख लेंगे। फर्स्ट है डायपोलमेंट, मिथाइल sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, तो डोनेट ही करेगा। जिसमें s करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, है ना, sp3 कार्बन है ये, तो दोनों का डायरेक्शन एक हो गया, डायपोलमेंट 0 हो गया। लेकिन यहां दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में, इसका डायपोलमेंट ज्यादा होगा, तो सिस का डायपोलमेंट ट्रांस से ज्यादा आया है। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? जो ज्यादा पोलर होगा, जिसका डायपोलमेंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सिस का ही डायपोलमेंट भी ज्यादा है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में ट्रांस को लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड को लिक्विड में फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है ट्रांस के लिए। सॉलिबिलिटी, जो ज्यादा पोलर है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब सिस वाला ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू ट्रांस, तो वाटर में ज्यादा आसानी से सॉल्युबल होगा सिस फॉर्म। स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी किस पर? बड़े बड़े ग्रुप दूर होने चाहिए, तो यहां बड़े ग्रुप पास है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, यहां बड़े ग्रुप दूर है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिस। पूछा गया है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। हीट ऑफ कंबशन ऐसा कर दो HOC, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है फॉर आइसोमर्स। फॉर आइसोमर, जो आइसोमर ज्यादा स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी, सॉरी, उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। तो इसमें हीट ऑफ कंबशन किससे कम होगा? ट्रांस का हीट ऑफ कंबशन कम होगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, सिस का ज्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर, और इन सभी जो कॉन्सेप्ट लिए थे उनके एग्जांपल्स लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि थ्योरी के साथ एग्जांपल्स मैंने यहां लिए हैं क्योंकि बिना एग्जांपल्स के यहां थ्योरी पॉसिबल ही नहीं थी। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, ओके, बाय।